नमस्कार दोस्तों, विषय कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रिपल सी कोर्स के पहली यूनिट का दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें एवं लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच सके और आगे के वीडियोस आप समय पर देख सकें। और आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कंप्यूटर के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी वैक्यूम ट्यूब युक्त कंप्यूटर ENIAC कंप्यूटर की शुरुआत हुई, जिससे कि कंप्यूटरों का विकास शुरू हुआ। कंप्यूटरों के विकास के इस क्रम में कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस बनी, जिनकी सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की लंबी यात्रा तय की है। कंप्यूटर के इस विकास को मुख्यतः हम 5 भागों में बांट सकते हैं, यानी 5 पीढ़ियां कंप्यूटर के अंदर हम मान सकते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एकर्ट और म्यूकली के ENIAC यानी ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब आकार में काफ़ी बड़ी थी। सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इस वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। इस पीढ़ी में ENIAC के अलावा EDSEC, EDVAC, UNIVAC और UNIVAC प्रथम ये कंप्यूटर भी बनाए गए थे। तो खासियत क्या थी? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में आकार जो था बहुत बड़ा हुआ था और इनकी स्पीड बहुत ही कम थी, मेमोरी भी कम थी। इसी कारण इन कंप्यूटरों में डेटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी और ये जनता की पहुंच से बाहर थे। तो ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं थी। आगे बात करते हैं कंप्यूटरों की द्वितीय पीढ़ी सन 1956 से 1964। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि उसके स्थान पर ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया गया। तो ट्रांजिस्टर भी एक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा है, ये भी बिजली के साथ चलता है, लेकिन इसका जो साइज है वो वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा छोटा होता था। और विलियम शॉकले नामक वैज्ञानिक ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किया था। इनका प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूबों की बजाय अधिक गति और विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर आने के बाद कंप्यूटरों के आकार में काफ़ी सुधार आया, यानी काफ़ी कंप्यूटर जो थे छोटे हो गए और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में काफ़ी छोटे हुए। कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास द्वितीय पीढ़ी में हुआ। कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी 1965 से 1975। कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई। इस पीढ़ी ने कंप्यूटरों को आईसी प्रदान की। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक इंजीनियर जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। इसी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाओं का वृहद स्तर पर प्रयोग शुरू किया गया, यानी कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में काफ़ी छोटे आकार के कंप्यूटर बने। आईसी की वजह से कंप्यूटरों का आकार छोटा हो गया। कंप्यूटरों की चतुर्थ पीढ़ी। कंप्यूटरों की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत 1971 में हुई। 1971 से 85 तक के कंप्यूटरों को चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में रखा माना जाता है और इस पीढ़ी में आईसी को और अधिक विकसित किया गया और इसे लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। एक VLI में लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम कर सकता है।
इसके आविष्कार से पूरा जो सिस्टम था कंप्यूटर का वो एक छोटी सी चिप पर आने लगा, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। और इस माइक्रो प्रोसेसर के वजह से जो कंप्यूटर बने उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे मिट्स नाम की कंपनी ने बनाया था। और इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ने बेसिक भाषा को स्थापित किया। इस सफल प्रयास के बाद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी बनी। इस कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटरों का ओनर कहा जाता है। कंप्यूटरों की पांचवी पीढ़ी 1985 से वर्तमान समय तक। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत सन 1985 से हुई। 1985 से अब तक के कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत माने जाते हैं। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली और उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों तक को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित करने के लिए प्रयासरत हैं। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटरों का परस्पर संयोजन किया गया ताकि डेटा और सूचना की आपस में साझेदारी या आदान प्रदान हो सके। नए इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जो पिछला आईसी था उससे भी बढ़कर एक नया सर्किट बनाया गया, जिसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। वेरी लार्ज स्केल को इसने प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया। किसने? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ने। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को और ज्यादा घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम घड़ी के आकार में भी कंप्यूटर को देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार काफी बड़ा था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर छोटे हुए, फिर उनसे छोटे हुए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जो कि वर्तमान में हम डेस्कटॉप के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा ये आकार तो कुछ भी नहीं है। हम लैपटॉप, पामटॉप, मोबाइल इन सब कंप्यूटरों को भी यूज करते हैं। इनके अलावा टैबलेट है, एक नोटबुक के तरह से कंप्यूटर को अपन यूज करते हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं कि कंप्यूटरों का आकार पहले के मुकाबले काफी छोटा हो गया है, काफी कम जगह घेरते हैं और काफी कम गर्म होते हैं। इनको एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो अब आगे बात करते हैं हम काम आने वाले मुख्य आईटी गैजेट्स और उनके प्रयोग के बारे में। आईटी गैजेट्स क्या हैं? आईटी गैजेट्स वो हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं या फिर हमारे यहाँ से अपने पास से कुछ संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूसरी जगह पर अपने लोगों के पास भेज सकते हैं। इन्हीं टूल्स को, इन्हीं साधनों को हम आईटी गैजेट्स कहते हैं। अब इनके प्रयोग क्या हैं? तो इनके प्रयोग अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं। ये इनके सबसे बड़े प्रयोग हैं। इसके अलावा जो भी प्रयोग हैं वो हम पढ़ेंगे। एक आईटी डिवाइस यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग होता है, यानी सूचना भेजने और संचार करने के लिए काम में लिया जाता है। यह एक व्यापक शब्द है जो कि सभी उपलब्ध संचार के साधनों यानी इसमें सारे साधन उपकरण काम में लिए जा सकते हैं, जैसे कि टीवी सेट, सेल फोन, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट आदि। आईटी में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और वायरलेस तकनीक द्वारा समर्थित मोबाइल दोनों शामिल हैं। यानी ये दोनों चीजें आईटी में यानी सूचना प्रौद्योगिकी में काम ली जा सकती है। और इसकी परिभाषा में उपकरणों को शामिल किया जा सकता है, जैसे लैंडलाइन फोन, रेडियो प्रसारण, ये सब आईटी उपकरणों में शामिल किए जा सकते हैं। आईसीटी डिवाइस व्यक्तियों और संगठनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अनुप्रयोगों के माध्यम से डिजिटल दुनिया में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। यानी ये डिवाइस कंपनियों, सरकारों, शैक्षणिक प्रतिष्ठानों के लिए जो स्पेशल डिजाइन किए हुए एप्लीकेशंस होते हैं, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस होते हैं, इनके माध्यम से क्या होता है, डिजिटल दुनिया में यानी इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ संवाद यानी चैटिंग या जो भी कम्युनिकेशन करने की अनुमति आईटी टूल्स देते हैं। नवीनतम आईटी गैजेट्स में और उनके उपयोग में स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल टीवी,
और अन्य रोबोट आधारित तकनीकें शामिल हैं। हमारे दैनिक जीवन में आईटी के समावेश ने लगभग सारी चीज़ों को बदल दिया है। हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक यानी पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों लेवल्स पर कैसे बातचीत करते हैं, हम उस तरह से अध्ययन नहीं करते जैसे हम करते थे। जैसे हम काम करते थे अब वैसे नहीं करते। यानी काफ़ी हद तक हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की लाइफ जो है आईटी टूल्स की वजह से काफ़ी हद तक बदल गई है। हम अपनी रूटीन लाइफ में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कैमरा, इंटरनेट इन सब का प्रयोग करने लग गए हैं। इसके अलावा बिजनेस के अंदर हम देखें तो खाता बही वगैरह ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से हम मेंटेन कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, पीडीए, जीपीएस, टेलीफोन आदि। आइए दोस्तों आगे हम बात करते हैं आईटी गैजेट्स के सभी प्राथमिक उपयोग, यानी आईटी गैजेट्स के प्राथमिक मेन जो यूजेस हैं वो क्या क्या हैं, प्राथमिक उपयोग क्या क्या है। नंबर 1, वे हमारी बातचीत को आसान बनाते हैं। यानी आईसीटी का उपयोग डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत यानी पर्सनली एक दूसरे के साथ संवाद यानी कम्युनिकेशन करने का आसान और बेहतर साधन है। आप कभी भी क्या है अपने घर से बाहर निकले बिना किसी से बात कर सकते हैं। ये अविश्वसनीय है कि कुछ ही वर्षों में ये संभव हो गया है कि आप दुनिया में किसी से भी जुड़ सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। यानी आप अपने घर में रहकर अपने घर से बाहर जितने भी सदस्य हैं उन सब से वीडियो कॉलिंग आज की तारीख में कर सकते हैं। वे कंपनियों को बढ़ने में मदद करते हैं। ये टूल्स जो है कंपनियों की कैसे मदद करते हैं। व्यापार की दुनिया में आईसीटी डिवाइस विभिन्न उद्यमों और व्यक्तियों के बीच अधिक सुलभ कनेक्शन के लिए अनुमति देते हैं। वे डेटा भंडारण के नए तरीके के कारण कंपनियों को पैसे बचाने में और ग्राहक सेवा में अत्यधिक सुधार हुआ है। यानी आईटी टूल्स की वजह से कंपनियों की डेटा स्टोरेज बढ़ी है और नए तरीके आने की वजह से कंपनियों के पैसे बचे हैं और ग्राहकों के प्रति जो उनकी सेवाएं होती है उनको डेटा स्टोरेज की वजह से काफ़ी सुधार उनमें हुआ है। उनको पता है कि कब ग्राहक को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। यानी जितनी बार ग्राहक कंपनी से संपर्क करते हैं उनके पास उतनी बार उनका डेटा सुरक्षित रहता है और वो उसी डेटा को देखकर ग्राहक की समस्याओं का आराम से समाधान कर सकते हैं। वे हमें सब कुछ करने की अनुमति देते हैं। साधारण नागरिकों के रूप में हम फोन पर बात करने या किसी को टेक्स्ट करने के लिए आईटी गैजेट्स का उपयोग करने का आनंद ले सकते हैं। यानी आराम से हम मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को मैसेज करने के लिए। यदि हम इंटरनेट पर एक नज़र डालें तो दर्जनों सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सुविधाएं हैं जिनका लाभ हम ले सकते हैं। आप चित्र साझा कर सकते हैं यानी पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, हजारों छवियां पा सकते हैं, हजारों इमेजेस आप सर्च कर सकते हैं और सबसे दिलचस्प है कि आप लेख पढ़ सकते हैं। यानी कोई स्टोरी जो लिखी हुई हो इंटरनेट पर, कोई आर्टिकल जो लिखा हुआ है उसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये सभी चीज़ें सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आपको उपलब्ध हैं। ये हमारी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। जैसे आईसीटी उपकरणों की शुरुआत से पहले यानी जब तक ये टूल्स जो नहीं थी तब क्या होता था, संदेश या पत्र को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिन या सप्ताह लग जाते थे। कुछ जानकारी का पता लगाने के लिए पुस्तकालय में जाने के बजाय अब हमारी सेवा में इंटरनेट है। यानी पहले हमें पत्र भेजने में दिन लग जाते थे, सप्ताह लग जाते थे, पुस्तकालयों में पुस्तकें पढ़ते पढ़ते समय लग जाता था। लेकिन अब उन्हीं पुस्तकों के लिए पुस्तकालय नहीं जाना पड़ता, इंटरनेट पर वही बुक्स आपको मिल जाती हैं। आगे इसके उपयोगों के बारे में बात करें तो हम पाएंगे वे जगह को बचाने में मदद करते हैं। यानी स्पेस कम करते हैं, स्पेस बचाते हैं हमारे लिए। प्रत्येक नया सेल फोन पिछले की तुलना में छोटा हो रहा है, टीवी सेट पतले हो गए हैं, लैपटॉप कम और कम जगह लेते हैं, जैसा कि अधिकांश लोगों के पास रहने के लिए ही जगह सीमित है। तो ये सराहनीय पहलू है। यानी हमारी जो आईटी टूल्स हैं पहले बड़े हुआ करते थे, आजकल छोटे हो गए, तो ये काफी जगह हमारी बचाते हैं। ये हमारा मनोरंजन करते हैं। कैसे? आईटी गैजेट्स की वर्तमान पीढ़ी के साथ आपके पास चुनने के लिए मनोरंजन के सोर्सेज का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप अपने पीसी पर नए नए गेम खेल सकते हैं, टीवी पर एक साथ कई शो अलग अलग टाइम पर देख सकते हैं, या सिर्फ यूट्यूब पर ही सैकड़ों वीडियो में खुद को खो सकते हैं। आज के दिन और उम्र में आपको फिर से
ऊब महसूस करने की जरूरत नहीं है। यानी आपका एंटरटेनमेंट जो है इंटरनेट के ऊपर काफी हद तक हो जाता है, आपको कोई दूसरा तरीका ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऊब नहीं सकते। शिक्षा में आईटी के अनुप्रयोग क्या क्या हैं? अकेले शिक्षा में ही आईटी के दर्जनों उपयोग हैं। वे शिक्षकों को उनके पाठ के दौरान उपयोग करने के लिए कई संसाधन प्रदान करते हैं। इसके अलावा वे शिक्षक और उनके छात्रों के बीच अधिक सहभागिता की अनुमति देते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग परीक्षण के दौरान किया जा सकता है। भौतिक रूप में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल रूप में बदलने और उनकी विद्यार्थियों तक उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है। यानी आईटी टूल्स के माध्यम से आपकी बुक्स को आप डिजिटली पीडीएफ कॉपीज के रूप में इंटरनेट पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं अपनी अपनी बुक्स को, जो कि वो स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराती हैं, पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराकर आईटी टूल्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं गोविंद कुमार आपसे इस सीरीज के तीसरे पार्ट यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो अगला पार्ट है उसमें आपसे फिर मिलने आऊँगा और आपको फिर कुछ नई चीज़ें बताऊँगा। उम्मीद है आप मेरे वीडियोस का इस्तेमाल करके नोट्स बना रहे होंगे। आप अच्छे नोट्स बनाइए और कमेंट्स के रूप में अपने प्रश्न जो हैं इस वीडियो के लास्ट में कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपके मन में क्या क्या प्रश्न है और इन वीडियोस में किस तरह से नया या कुछ सुधार जो करना चाहिए वो हम कर सकें। धन्यवाद।